मैं मानती हूं कि जब साबिक वजीर आजम को उनके मनसब से हटाया गया तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन अदलिया की तज़हीक नहीं की, उनके फैसलों को सर झुकाकर तस्लीम किया और वो आदमी जो इस मुल्क का सबसे मकबूल तरीन लीडर था, इन 3 जजेस के कहने के ऊपर अपने घर चला गया। जो पोलिटिकल पार्टी से ये जो ख्वाहिश है ये तो हर हुकूमत की होगी। कोई हुकूमत इलेक्शन में थोड़ी जाना चाहती है, इख्तिदार छोड़ना कौन चाहता है? इसीलिए तो बादशाहत का खात्मा हुआ, और बादशाहत का खात्मा आइन के जरिए हुआ, वगरना तो बादशाहत है। अगर आप एक ग्रोह की बात मानेंगे, एक शख्स की बात मानेंगे, तो आइन की अफादियत को ख़त्म करना जो रियासत तहलील हो जाएगी। अगर ये मामला इन्होंने इस तरह से किया तो इसमें इंशाअल्लाह अवाम और इदारे रियासत को तहलील होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। 30 अप्रैल 2022 को तो उस वक्त कहा गया कि आर्टिकल 4 और 5 सदर और गवर्नर ने तोड़ा, वो तो मैंने इंट्रा कोर्ट अपील करके उसका ऑपरेशन रुकवाया था, और वही प्रिंसिपल जो है वो अब यहाँ पर लगना चाहिए। नहीं लगेगा तो ये लोग बाज नहीं आएंगे कि ये हुकूमत इनकार करे कि हमने नहीं करना। उसके बाद क्या होगा? एक नोटिस आएगा और नोटिस के आगे ये सारे लेट जाएंगे या फना हो जाएंगे। और मैं ये चाहता हूं कि एक दफा फना हो जाए, इसलिए कि आर्टिकल 6 बने हुए सन 73 से अब तक कभी किसी के ऊपर इस्तेमाल नहीं, किसी एक के ऊपर हो ही जाए इस दफा। वेरी राइट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Both Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। फस्तायत को शिकस्त, दस्तूर बालादस्त। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में पाकिस्तान की तारीख का बेहतरीन फैसला सुना दिया है। 14 मई को पंजाब के अंदर इंतखाबात का कह दिया गया है। इस हवाले से तमाम तर डायरेक्शंस भी दे दी गई हैं, जबकि हुकूमत वक्त की जानिब से अभी तक उसी स्टेट ऑफ डिनाइल का मुजाहरा किया जा रहा है जो उन्होंने इस केस की सुनवाई के दौरान देना शुरू किया था। आज भी फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर वजीर आजम और वफाकी वजीर बराए कानून दोनों की जानिब से फुल कोर्ट बेंच ना बनाए जाने के ऊपर अफसोस का इजहार किया गया। उससे पहले वफाकी काबीना के इजलास के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के इस फैसले को यकसर मुस्तरद कर दिया गया। सिर्फ यही नहीं है, अब से कुछ देर पहले मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से स्काइप के जरिए बराह रास्त सरकारी नशरियाती इदारे के ऊपर नमूदार हुए और उन्हें कहा कि 3 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करना चाहिए। सिर्फ उन्होंने ये नहीं कहा, साथ साथ ये भी कहा कि डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी या नजरिया ज़रूरत को सिर्फ आमिरों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था, कभी किसी साबिक वज़ीर आज़म के लिए भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो ये उनके अंदर की आह है जो आज पब्लिक के सामने निकली है। बात यहीं तक नहीं रुकती है, जितने अफसोसनाक ट्रेंड आज मुअज़्ज़ज़ जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर चलाए जा रहे हैं, उनको अगर मेंशन ना किया जाए तो भी अफसोसनाक होगा, और अगर बताया जाए तो भी हमारा दिल फटता है। ये ट्रेंड चलाया जा रहा है कि बंदियाली फैसला मुस्तरद। अब आप देखिए कि ये कौन चला सकता है। फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो ट्वीट्स किए हैं इस फैसले को मुस्तरद करते हुए, वो अफसोसनाक हैं। हिना परवेज भट्ट साहिबा ने आज वर्डिक्ट रिजेक्टेड के ट्वीट्स किए और उसके ऊपर जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो शायद हम इस वक्त ब्रॉडकास्ट भी नहीं कर सकते। तो ये वो अफसोसनाक मामलात हैं जिनके ऊपर बात करना बनती है। साथ ही साथ आज एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो गुज़िश्ता कई दिन से मार्शल लॉ, इसके साथ साथ इमरजेंसी की बात कर रही थी, बिलावल भुट्टो साहब ने बात की, उन्होंने पंजाब के अंदर इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है। यह बड़ी डेवलपमेंट है। जबकि इमरान खान साहब ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा कि ताकत का मरकज़ फौज की बजाय सियासी इदारे को बनाने के लिए समाजी मुआहदे की ज़रूरत है। तो इस वक्त जो ओवरऑल सिचुएशन है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को बालादस्त रखने के लिए हमारी अदलिया मजबूत खड़ी है, तमाम इदारे उसके साथ खड़े हुए हैं, अवाम पाकिस्तान खड़े हैं, लेकिन हुकूमत मैं ना मानो की रट लगाए हुए दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी है। उसने अपनी अलग मस्जिद बना रखी है। इस मुल्क का क्या होगा? क्या हुकूमत इलेक्शन में जाना चाहती है? $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि क्या हुकूमत का ये मूड है कि वो इंतखाबात के अंदर जाए, और क्या तमाम तर सरकारी वसाइल को इस्तेमाल किया जाएगा? क्योंकि फैसला पहले भी यही था, आज भी यही है, और अगर ये नहीं जाते तो कंटेम्प्ट या आर्टिकल 6 किसके ऊपर लग सकता है? आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी।
एजेंडा ऑन द नेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग सुप्रीम कोर्ट। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। आज के हमारे मौजूद मेहमान में जो लोग शामिल हैं मैं उनका नाम लिए देता हूँ। हमारे साथ मौजूद होंगी प्रोग्राम के पहले हिस्से में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा मोहतरमा बैरिस्टर मलिका बुखारी साहिबा। दूसरे हिस्से में हमारे साथ एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब मौजूद होंगे। PTI के सब वकील फैसल चौधरी साहब हमारे साथ होंगे और साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशनर पाकिस्तान जनाब अफजल खान साहब भी साथ मौजूद होंगे। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा और साबिक रुकन कौमी असम्बली बैरिस्टर मलिका बुखारी साहिबा को प्रोग्राम के इस हिस्से में खुशामदीद कहता हूँ। मैडम अब तशरीफ लाएं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा ज़बरदस्त फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच का, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि फेडरल कैबिनेट ने इसको रिजेक्ट किया। सिर्फ रिजेक्ट नहीं किया, इसके ऊपर जिस तरह हर्जा सराई की गई वो हमने अपनी आंखों से देखी है। अब मैं मुख्तलिफ ट्वीट्स का हवाला देना चाहूँगा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आज जो ट्वीट किए, इसके बाद आप इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। आज का फैसला उस साजिश का आखिरी वार है जिसका आगाज़ आइन को रीराइट करके पंजाब हुकूमत प्लेट में रख कर बेंच के लाडले इमरान को पेश की गई कि लो बेटा तोड़ दो ताकि हम जैसे सहूलतकारों की मौजूदगी और निगरानी में तुम्हें दोबारा सिलेक्ट किया जाए। 2018 में जो काम फैज़ खोसा और साकिब निसार ने अंजाम दिया था वो जिम्मेदारी अब इस बेंच ने उठा ली है। ये बहुत लंबा ट्वीट है। इसके साथ साथ इनके आगे पीछे फिरने वाली मोहतरमाएँ, मैं हिना परवेज़ भट्ट साहिबा के कुछ ट्वीट्स कोट करना चाहूँगा। एक तो हैशटैग ट्रेंड कर रहा है और बहुत अफसोसनाक है। दिस इज अनफॉर्चुनेट फॉर द इंस्टीट्यूशंस, ऑनरेबल इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान। उनके मुतालिक ये हैशटैग इन्होंने बनाए हुए हैं। कब तक इंसाफ का कत्ल करोगे हैशटैग, मैं वो यहाँ पे डिस्कस भी नहीं कर सकता जो हैशटैग इन्होंने बनाया है। इसके अलावा उन्होंने कहा इस फैसले को कैसे कबूल कर लें जिस फैसले के बारे में पूरी कौम पहले जानती थी। वर्डिक्ट इज रिजेक्टेड। तो दिस वॉज हाईली एक्सपेक्टेड ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो आपको कैसा लगता है कि क्या ये मूड में है इंतखाबात के जिसका फैसला आज 3 रुकनी बेंच ने दिया? थैंक यू जमील। देखिए, पहले तो पाकिस्तान की आवाम को मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं कि आज जमहूरियत और आइन की जीत हुई है। ये दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत नहीं है, ये पाकिस्तान के आम आदमी की जीत है। ये वोट के तकद्दुस की बहाली की जीत है। ये हमारे बुनियादी इंसानी हकूक़ जिसके अंदर वोट के हक़ को इस्तेमाल करना शामिल है, ये उसकी जीत है। तो पाकिस्तान की जमहूरियत की तारीख़ के अंदर आज अहम दिन है, बहुत खुशाइन दिन है और पूरे पाकिस्तानी शहरियों को मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। साथ साथ मैं खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ पाकिस्तान की आला अदालत के चीफ जस्टिस और उनके 2 मोहतरम जजेस को, जिन्होंने दिलेरी से, बहादुरी से, प्रेशर में आए बगैर, बहुत तहम्मुल से तजलील, तज़हीक, ब्लैकमेलिंग और बहुत सारी गिरी हुई बातों का मुकाबला किया। बड़े तहम्मुल से आईने पाकिस्तान का दिफा किया, बताया कि इंसाफ का मरकज़ है, पाकिस्तान की आला अदालत इंसाफ का मरकज़ है और हम वो जजेस हैं, हम वो लोग हैं जो अहलियत रखते हैं कि किसी भी दबाव के बावजूद, किसी भी किस्म की धमकियों के बावजूद हम पाकिस्तानी शहरियों के दस्तूर का यानी पाकिस्तान की जमहूरियत का और निज़ाम अदल का मुकम्मल तौर पर दिफा कर सकते हैं, तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, दिफा करेंगे। और तहफ़्फ़ुज़ किया। और मैं उनको बार बार खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ और उनको मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि उन्होंने भी हमारी आईनी और कानूनी तारीख के अंदर एक नया बाप रखा है। तो बहुत ही कितने हाथों से खराज तहसीन पेश करेंगे? हम टॉकिंग अबाउट द पार्लियामेंटियंस। देखिए, इनके पार्लियामेंट में खड़े होकर जो बोला है वो, ये कौन लोग हैं? ये कहते हैं कि हमने फैसले को मुस्तरद कर दिया। एक शिकस्त खुर्दा जमात, एक मुस्तरद जमात, आइन शिकनों के ऊपर मजमुई तौर पर बनी हुई जमात जो है वो आज पाकिस्तान की आला अदालत को धमकी दे रहे हैं, पाकिस्तान के आइन के ऊपर हमला कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। और पार्लियामान जिसका तकद्दुस, जिसकी तौकीर बहुत बुलंद है, उस पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर से कर रहे हैं। इनकी पाकिस्तान की आवाम की आंखों के सामने कोई हैसियत नहीं। ये पाकिस्तान की आवाम के अंदर मकबूलियत खो चुके हैं। मकबूलियत खोने के बाद मरियम नवाज, जिसको तौहीन अदालत के लिए बहुत पहले सलाखों के पीछे होना चाहिए था, जिसको करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बहुत पहले सलाखों के पीछे होना चाहिए था, और उसके वालिद जो इश्तिहारी मुजरिम है, उसकी जमात के मेंबरान जो खुलेआम आइन शिकनी कर रहे हैं, इन सब के ऊपर मजमुई तौर पर तो तौहीन अदालत लगता है। तौहीन अदालत देखिए क्यों नहीं लगता? देखिए, कल मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक ट्वीट किया, खान साहब के ट्वीट को कोट ट्वीट करके कहा। जी, मैंने देखा। आपने देखा? जी।
कि आपका बयानिया भी नामंजूर और आपके सहूलतकार करप्ट जजेस, ये अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने। देखिए, अगर आप क्या ये कंटेम्प्ट में जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल, ये इनके जितनी भी ट्वीट्स हैं, इनके जितने भी बयानात हैं, इनकी जितनी भी तकारीर हैं पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान से बाहर, ये पाकिस्तान की अदालत के फैसलों के अंदर रुकावट और अदलिया और अदालत के जो मनसब है उसकी तज़हीक है, यानी तौहीन अदालत के ऐन मुताबिक है। अगर तौहीन अदालत के कानून को पढ़ें तो उसके अंदर इसी किस्म की चीज़ें बताई जाती हैं कि अगर कोई भी इस किस्म के बयानात देगा, कोई भी इस किस्म की धमकियां देगा, कोई भी इस किस्म की रुकावटें पेश करेगा तो उस शख्स के ऊपर तौहीन अदालत होगी और तौहीन अदालत का मुर्तकिब होगा। ठीक है, आला अदालत के चीफ जस्टिस तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन बताइए पाकिस्तान की आवाम को, मेरी उनसे मोदबाना गुजारिश है आपके टॉक शो से कि नज़ीर रखिए, बताइए इन लोगों को कि इस तरह हमलावर होना पाकिस्तान की आवाम की इंसाफ की नवीद और उम्मीद जो है, ये सिर्फ पाकिस्तान की आला अदालत नहीं है, ये कोई छोटा इदारा नहीं है, ये आईन की सरपरस्ती करते हैं, ये आईन की तशरीह करते हैं। आपने बड़े तदब्बुर के साथ बर्दाश्त किया। और उनके फैसलों के ऊपर तकलीफ हुई। मैं मानती हूं कि जब साबिक वजीर आजम को उनके मनसब से हटाया गया तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन अदलिया की तज़हीक नहीं की, उनके फैसलों को सर झुकाकर तस्लीम किया। और वो आदमी जो इस मुल्क का सबसे मकबूल तरीन लीडर था, इन 3 जजेस के कहने के ऊपर अपने घर चला गया, खामोशी से एक डायरी उठाकर गया। आपने तो पाकिस्तान के पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर, आज में सुप्रीम कोर्ट के बाहर गई जमील, जिस किस्म के बैनर्स वहां लगाए थे, जिस किस्म की वहां पर धमकियां, नारे और ब्लैकमेलिंग हो रही थी, एक्चुअली इनकी गलती नहीं है, ये इनकी सियासी तारीख है, ये इनका आमिराना रवैया है, ये जमहूरी तकाज़ों में यकीन नहीं रखते। ये कहते हैं कि माइट इज राइट, ये कहते हैं कि या तो हमारे कहे हुए जजेस को तैनात करो या उनसे हमारे मुताबिक फैसले लो, हमारी ईमा के मुताबिक। एक लाडली बच्ची है, एक निज़ाम की लाडली बच्ची है जिसको हर किस्म की रियायत है, वो कहती है कि मैं लाडली हूँ, मेरे वालिद इस मुल्क के साबिक वजीर आज़म थे, मेरी पार्टी के मेंबरान मेरे ज़ाती मुलाजिम हैं, मैं जो कहती हूँ आला अदालत उसके ऊपर अमल करे, अगर नहीं करेगी तो एक लाडले बिगड़े हुए बच्चे की तरह, एक लाडली बिगड़ी हुई गैर तालीम याफ्ता बच्ची की तरह वो अपनी आवाज़ को बुलंद करती हैं, वो धमकियां देती हैं, वो आइन शिकनी करती हैं, कानून तोड़ती हैं, तौहीन अदालत करती हैं, लेकिन उनको सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाता। ये आज इसलिए हो रहा है क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज को किसी ने इंसाफ के कटहरे में खड़ा नहीं किया। अच्छा, मुझे अब एक बात बताएं कि पार्लियामान के अंदर खड़े होकर वजीर कानून बोल रहे थे, प्राइम मिनिस्टर ने बोला है वहाँ पर, कल भी बोला था कि फुल कोर्ट का फैसला नहीं आया तो हम कबूल नहीं करेंगे, उन्होंने कंडीशनलाइज किया था, आज भी उन्होंने किया फेडरल कैबिनेट के अंदर। तो क्या टेक्निकली पार्लियामान के अंदर खड़े होकर जो बोल रहे हैं या फेडरल कैबिनेट का जो डिसीजन है या एलामिया होगा उसको चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इसमें कंटेम्प्ट में ये लोग जा सकते हैं या डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जा सकते हैं? देखिए, तफरीक हो सकती है, पार्लियामान में जो तकारीर की जाती हैं उनको पार्लियामेंट्री प्रिविलेज हासिल है, ठीक है, वो तो आर्टिकल 69 के मुताबिक हासिल है, लेकिन तकारीर पार्लियामान के फ्लोर तक तो नहीं थी। तकारीर तो अलामिये की शक्ल में बाहर आ गई, तकारीर तो ट्वीट्स की शक्ल में बाहर आ गई, तकारीर तो टॉक शोज के जरिए बाहर आ गई, तकारीर तो पाकिस्तान की आला अदालत के मुकद्दस अहाते के अंदर भी हुई, वहां पर तज़हीक हुई, वहां पर तस्लील हुई, वहीं पर धमकियां दी गई। तो इन्होंने सिर्फ तकारीर पार्लियामान के अंदर नहीं की, पार्लियामान को तो इन्होंने बेबुनियाद कर दिया, उसको तो बेतौकीर कर दिया, लेकिन अवाम भी तो आज देख रहे हैं कि आला अदालत का फैसला है, हुकूमत वक्त कहते हैं हम नहीं मानते। आप क्या सोचते हैं कि छोटा चोर, छोटा आदमी, गरीब आदमी, पाकिस्तान का आम आदमी क्या कहेगा कि हम भी नहीं मानते किसी भी अदालत के फैसले को? आप पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर क्या प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं? आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आप क्या बता रहे हैं कि क्योंकि हम हुक्मरान वक्त हैं, हम आला अदालत को भी ब्लैकमेल, धमकाकर अपने फैसले मुस्तरद कर सकते हैं? किस किस्म की तशरीह है? मतलब मुरव्वज प्रिंसिपल्स हैं, मुरव्वज फैसले हैं, मुरव्वज चीजें हैं, उसके बरक्स जाकर आप अपनी आईनी तशरीह। अच्छा, अब दो चीजें हैं, एक तरफ तो वजीर कानून विफाक के वो ये कहते हैं, मुल्क कब कहता है कि हम मुस्तरद करते हैं, दूसरी तरफ जो इस वक्त केयर टेकर CM है पंजाब के मोहसिन नकवी साहब,
वो कहते हैं कि हम अदालत के फैसले को कबूल करते हैं और उसके हिसाब से हम तैयारियां कर रहे हैं इलेक्शन की। तो इज दिस अ गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी? ये मैं जानना चाह रहा हूँ। या आपको लगता है कि नहीं, उनको कराना पड़ेगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है और इसको फॉलो करना पड़ेगा? देखिए, कराना तो होगा, इलेक्शन तो होगा, और अगर नहीं होता और इमरान भी होगा। इनकी नीयत नहीं लग रही, इंटेंट तो वाज़ेह है ना। देखिए, नीयतें तो पाकिस्तान की आवाम के सामने खुलकर आ गई हैं, लेकिन नीयतों में और आइन शिकनी के बीच के अंदर बहुत लंबा रास्ता है। इनके पास ऑप्शन है ना, देयर इज एन ऑप्शन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, ऑप्शन ऑफ क्रिएटिंग सिचुएशन ऑफ अनरेस्ट। देखिए, अगर ये चाहते हैं कि पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक और एक लाख कानूनियत का मंजर बन जाए, जिसको किसी हद तक इन्होंने बना दिया, तो ये कर सकते हैं। कि पाकिस्तान के अंदर आईनी बहरान तो पैदा कर ही चुके हैं, इसको और मजीद खराब कर सकते हैं, तो पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम कमजोर होगा। अच्छा, इसको लेट मी रीफ्रेज माय, जहां तक आप बात कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब केयरटेकर जी, जो केयरटेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, जो बी टीम बनकर मंजर आम पर आए हैं पीडीएम के, अगर उन्होंने कहा है कि वो फैसले को मानते हैं तो खुश आइन बात है। उनका आईनी किरदार ही ये है। अगर सेक्शन 230 पढ़ लें आप इलेक्शंस एक्ट का, उसका मुताला कर लें, तो उसमें बताया है कि इलेक्शन के अमल को आगे बढ़ाना, इंतखाबात के अमल को आगे बढ़ाना, यानी अमूरे इलेक्शंस को आगे बढ़ाना, उनका आईनी किरदार ही ये है, उनका कानूनी किरदार ही है। तो अपने कानूनी किरदार को अदा करेंगे, और वैसे भी 90 दिन के बाद उनकी कोई कानूनी और आईनी हैसियत ही नहीं। अब यहाँ पर 2-3 सवाल बनते हैं ना। पहला सवाल ये है कि मोहसिन नकवी साहब और उनकी जो केयरटेकर कैबिनेट है, उसका किरदार 18 अप्रैल के बाद क्या होगा? यानी 18-19 अप्रैल को तो आपके 90 दिन कंप्लीट हो रहे हैं, अब इंतखाबात 14 मई को हैं। पहली बात तो इसके ऊपर लीगली ये बताएं कि 14 मई तक का जो टेन्योर है वो किस कैपेसिटी में पूरा कर रहे होंगे, पहली बात है। दूसरी बात ये कि ऑप्शन बहरहाल हुकूमत के पास कुछ हो ना हो, फैसला तो ये 8 मार्च को भी यही था कि आपने इंतखाबात कराने। पहली मार्च को फैसला अब भी वही आया, फैसला तो एक्सपेक्टेड था कि यही आना है, लेकिन जिन्होंने नहीं कराना, आई एम टॉकिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटर्स, इंतजामिया, जिन्होंने नहीं कराना, उसको आप कैसे सीधा करेंगे? पता चला 14 मई को कोई और सिचुएशन क्रिएट हो गई और कहा नहीं अब अक्टूबर में ही होंगे। नहीं, देखिए, ऐसे आपने बात बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि पहले भी एक जो फैसला आया था 1 मार्च को गालिबन, उस फैसले के अंदर भी वाज़ेह तौर पर 8 मार्च वाज़ेह तौर पर बताया गया था कि किस तरह इंतखाबात के अमल को आगे बढ़ाना है, और पाकिस्तान की आला अदालत ने वाज़ेह तहरीरनामे में कह दिया था। लेकिन अब पाकिस्तान की आला अदालत ने, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट एक इम्प्लीमेंटेशन बेंच बना दिया, एक ऑर्डर ऐसे सरजद किया है जिसके अंदर निशानदेही की गई है कि कौन से इकदामात किस तारीख के मुताबिक उठाने हैं। इकदामात ना उठाए गए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिपोर्ट मुरतब करके पेश करनी है। अगर इकदामात को पूरा नहीं किया गया, तहरीरनामे के अंदर वाज़ेह चीज़ों को पूरा नहीं किया गया, तो ऐसा लगता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी संगीन निताइज भी मंजर आम डायरेक्शन दी है ना, डायरेक्शन दी है। तो अगर आपने डायरेक्शंस को नहीं माना और आपने आइन शिकनी की, आपने तौहीन अदालत की, तो तौहीन अदालत की सजा पहले भी साबिक वजीर आजम को मिल चुकी है, पहले भी वुज़रा को मिल चुकी है। ये नहीं है कि पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है और पाकिस्तान की आला अदालत के जजेस को अपने फैसले मनवाने नहीं आते, लेकिन पाकिस्तान की आवाम का एक अहम किरदार। मलिका साहब, हैविंग सेड दिस ऑल, सारी चीजें अपनी जगह पर है। कॉन्स्टिट्यूशन की आइन शिकनी इन्होंने की तो उसके बाद इनको भुगतना पड़ेगा, नहीं होता कुछ, और वो जो करना चाहते हैं उसके मुताबिक ये ड्राइव करते हैं जैसे ये कर रहे हैं। आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है? एक तो लॉयर्स मूवमेंट के हवाले से बताइए, दूसरा बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे, किस को एंगेज किया है, कितना एंगेज कर रहे हैं? देखिए, एंगेज कर हमने तो आज भी जब अपनी तकारीर और प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहां से हमने एक वाज़ेह इनको मैसेज दिया, इनको कहा कि अब ये फैसला आ गया है, आइए जमहूरी निज़ाम को मजबूत करने के लिए सियासी जमातें पंजाब के अंदर इंतखाबात के अमल को मिलकर आगे बढ़ाएं। आप सियासी जमात हैं, आप जमहूरियत की अकास हैं। अगर आप इलेक्शन से भागेंगे तो आपकी तो शनाख्त की नफी है। अगर जमहूरी जमात कहे कि मैं आवाम के अंदर वोट लेने की अहलियत नहीं रखती या रखता, तो फिर आपकी तो जमहूरियत, आपकी तो शनाख्त की नफी है कि आप वोट के जरिए पार्लियामान के अंदर नहीं आ सकते, तो वो तो इनकी शनाख्त की नफी है, इनके तशख्खुस की नफी है, और वो इनको नहीं करना चाहिए। और हमने कहा है कि हम इनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर वर्स्ट केस सिनेरियो मंजर आम पर आया, यानी इन्होंने आइन शिकनी भी की, तौहीन अदालत भी की,
अदालत के ऊपर हमला भी किया। मतलब कि अगर 1996 को दोहराया गया तो मैं वाज़े तौर पर बता दूं, और आपके टॉक शोज में हमेशा मुझे मौका मिलता है इस किस्म की बातें करने का, कि ये 1996 नहीं है, 2023 है। ये इमरान खान का एरा है, ये बाशऊर नौजवानों का दौर है, ये दिलेर बहादुर पाकिस्तानियों का दौर है। वो अपने आइन का दिफा करना जानते हैं। निडर सहाफियों का भी तज़किरा करना मत भूलें। मैं कहने लगी थी कि वो बचा कोई नहीं है, वैसे कोई नहीं बचा। देखिए ना, सबकी तजलील हो चुकी, सबकी तज़हीक हो चुकी, बहुत लोग बरहना हुए, बहुत लोग ब्लैकमेल हुए, कत्ल भी हो गए। जी, आप सामने बैठे हैं। हक की आवाज को बुलंद करने के लिए जो सहाफियों का किरदार है उसको छुपाया नहीं जा सकता। उसकी जितनी उसके आई थिंक काबिल सताइश है सहाफियों का किरदार इसके अंदर, आप उसके अंदर सफ़े अव्वल में हैं। लेकिन अगर ये सब हो गया तो मजमूई तौर पर इस मुल्क के हाकिम जो हैं, जो पाकिस्तान की आवाम है, वो हाकमियत दिखाएं और बताएं कि पुरअमन एहतजाज और आईन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए आला अदालत के फैसले को कैसे अमल दरामद करवाएंगे। ये पाकिस्तान की आवाम की जिम्मेदारी है, ये इख्तियार उनका है और जिम्मेदारी उनके ऊपर आयद होती है। चीफ जस्टिस ने अपना फैसला सुना दिया। अगर हम एक खुददार जमहूरी निज़ाम है और अगर हम एक जिंदा कौम है तो हमें अपनी आला अदालत के फैसले को मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कराना चाहिए और जो तारीख दी है उसी के मुताबिक करवाना चाहिए। एब्सोल्युटली वेरी राइट। बैरिस्टर मलिका बुखारी साहिबा, आप मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पर स्टूडियो तशरीफ लाती हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे। इलेक्शन टाइम पे हो सकता है, नहीं हो सकता, कानूनी मामलात कितने आड़े आ सकते हैं, और हुकूमत की मैं ना मानूं की रट ये कितना इनको लिवरेज देगी कि ये उसी के ऊपर कायम रहें, गो के डटे हुए हैं। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में मैं पाकिस्तान के मारूफ माहिर आइन और कानून जनाब फैसल चौधरी साहब, अजहर सदीक साहब और साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जनाब मोहम्मद अफजल खान साहब को वेलकम कहूँगा। सबसे पहला सवाल मेरा फैसल चौधरी साहब से होगा। फैसल साहब, फैसला आ गया, फस्तायत को शिकस्त और आइन बालादस्त हुआ है और तकरीबन हर वॉक ऑफ लाइफ से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स ने इसको वेलकम किया है, लेकिन हुकूमत की वही मैं ना मानूं की रट। अभी नवाज शरीफ साहब थोड़ी देर पहले स्काइप लिंक पर हमारे खर्च पर चलने वाले सरकारी टीवी पर बराह रास्त आए और उन्होंने कहा कि नजरिया ज़रूरत का सहारा आमरों के वक्त में उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए लिया जाता रहा, तो साबिक वज़ीर आज़म के लिए नजरिया ज़रूरत का सहारा क्यों नहीं लिया जा सकता? इस शेर में शायर क्या कहना चाहता है? सर फैसल चौधरी साहब, कुछ समझ आई आपको? शायर कहना है मेरे वाल भी देखो। इनफैक्ट बात यह है कि ये आज का जो फैसला है ये जमील हर लिहाज से तारीखी फ़ैसला है। जस्टिस मुनीर ने सुप्रीम कोर्ट में एक उस वक़्त आगाज़ किया नज़रिया ज़रूरत का। आज इन तीन जजेस ने आइन के साथ खड़े होकर नज़रिया ज़रूरत को दफन किया है और ये आसान फ़ैसला नहीं था। जिस तरह के हमले उनके ऊपर हो रहे थे, उनकी ख़ानदान पे हो रहे थे, उनके इदारे पे हो रहे थे, जितना प्रेशर डाला गया, पूरी कौम आज एहसानमंद है इन तीन जजेस की कि जिन्होंने आइन के साथ खड़ा होने को प्रेफरेंस दी और नज़रिया ज़रूरत को दफन किया और ये कहा कि नहीं, जो आइन कहेगा वही होगा। यही हम सब चाहते हैं, यही हमारे वकला की जदोजहद, तहरीक इंसाफ की जदोजहद भी यही है। रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन विल सुप्रीम हो और मुल्क को आइन के तहत चलाया जाए, पावरफुल्स की विम्स एंड विशेस पे नहीं, अशराफिया के डंडे पे नहीं, किसी ग्रोह या किसी फ़र्द की ख्वाहिश पे नहीं। आइन जो कि एक शहरी और रियासत के दरमियान मुआहदा है, इमरानी मुआहदा है, जिसके तहत मेरे और आपके फंडामेंट जो हैं उनको सिक्योर किया गया है। मुझे निज़ाम इंसाफ कैसे मिलेगा, मेरी जान माल इज़्ज़त रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होगा? तो आइन में हल है उस चीज़ के। और ये जमहूरी निज़ाम है, जमहूरी निज़ाम की असास इलेक्शन होते हैं। हैरान हूँ मैं उन पार्टियों पे जो कि इलेक्शन में जाने से घबराती हैं। बेनज़ीर भुट्टो शहीद 14 सीटों से असेंबली में बैठी रहीं, लेकिन उन्होंने इलेक्शन में गई। माज़रत चाहता हूँ जी जी, ये पार्टियां जो हैं शिकस्त के खौफ से अवाम में नहीं जाना चाहती। ये कैसे हो सकता है?
जब आइन की बुनियाद इलेक्शन है, मुंतखब नुमाइंदों के जरिए आपने हकमियत आला का इख्तियार इस्तेमाल करना है। आप कैसे कह सकते हैं इलेक्शन नहीं होंगे? और मैं बिल्कुल यकीन से कहता हूँ कि ये रिटोरिक करा रहे हैं कि हम फैसले पर अमल दरामद नहीं करेंगे, ये उसी तरह से भागेंगे जैसे बाइकआउट के फैसले से भागे। फैसल चौधरी साहब, इनका मूड तो नहीं लगता कि ये इंतखाबात में जाएं, क्योंकि इनको सूट नहीं करता। सूट पीडीएम में मौजूद सवाए पीपल्स पार्टी के बाकी किसी को भी नहीं करता तो उनको भी नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना कि हिफ्ज़ मा तक़द्दम, वो भागते हुए चौर की लंगोटी सही, इस चक्कर में उन्होंने पंजाब में इंतखाबात में जाने का फैसला किया है। तो अगर ये इंतखाबात में ना जाने का इरादा करते हैं और वही हरबे अपनाते हैं जो उन्होंने पहले भी अपनाए थे, तो उस सूरत में क्या आर्टिकल 6 या कंटेम्प्ट लग सकती है मुल्क के वजीर आजम और उनके हवारियों के ऊपर? फैसल चौधरी साहब, देखिए जमील साहब, बात यह है जी कि इलेक्शन में ना जाना ये तो पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी स्वाबदीद है। वेरी राइट। इलेक्शन ना कराने का कोई ऑप्शन नहीं है, इलेक्शन में तो जाना पड़ेगा। इलेक्शन में ये कह के देखिए, इसीलिए आइन बनाया गया ना जमील साहब। जी जी, आइन बनाया गया कि ना ख्वाहिश आपकी, ना मेरी, ना इदारों की, ना पार्टी की। आइन के मुताबिक, आइन का मकसद ये होता है कि तमाम कंसेंसस करते हैं कि जनाब ठीक है, इस कानून के तहत आइंदा से हमारे मामला चलेंगे, रियासत इन हकूक़ का ख्याल रखेगी, शहरी इन फ़राइज़ का ख्याल रखेंगे, और शहरियों के हकूक़ को उन फ़राइज़ के बदले में सिक्योर किया गया। यानी मैं टैक्स देता हूँ तो मेरे फिर मैं टैक्स देता हूँ, मैं अपने बच्चों को पाकिस्तान में रखता हूँ, मैं अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे रखता हूँ, कारोबार यहाँ पे रखता हूँ, अपनी प्रैक्टिस यहाँ पे करता हूँ, तो रियासत इन हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगी जब तक मैं कोई कानून नहीं तोड़ता। वेरी राइट। और इसी वजह से जो पॉलिटिकल पार्टी से ये जो ख्वाहिश है, ये तो हर हुकूमत की होगी। कोई हुकूमत इलेक्शन में थोड़ी जाना चाहती है, इक़्तिदार छोड़ना कौन चाहता है? इसीलिए तो बादशाहत का खात्मा हुआ, और बादशाहत का खात्मा आइन के जरिए हुआ, वगरना तो बादशाहत है। अगर आप एक ग्रोह की बात मानेंगे, एक शख्स की बात मानेंगे, तो आइन की अफादियत को ख़त्म करना जो रियासत तहलील हो जाएगी। अगर ये मामला इन्होंने इस तरह से किया तो इसमें इंशाअल्लाह अवाम और इदारे रियासत को तहलील होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। फैसल चौधरी साहब साथ रहिएगा। मैं अजहर सिद्दीक साहब, आपके पास कोई खबर है तो हमारे साथ शेयर करें। इस फैसले के बाद हुकूमत के अंदर क्या चल रहा है, और ये भी बता दीजिएगा, बात अक्सर बैसाखियों की होती है, क्या बैसाखियों का सहारा अभी भी है हुकूमत को या हट चुकी है? शाबाश सरकार। अपना जमील फारूकी साहब और फैसल चौधरी साहब और अफजल साहब, पूरी कौम को मुबारक हो। बहुत बड़ा माइलस्टोन है। हमारे इदारों में तकसीम की घनौनी साजिश बेनकाब हुई वहां पर, और वहां हमारे इदारों ने, सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ अपनी अथॉरिटी असर्ट की बल्कि साबित किया कि रूल ऑफ लॉ की बहुत बड़ी दाई है। आर्टिकल 4 और 5 का निफाज जिस तरह किया है, जिस तरह इनके चेहरे बेनकाब किए हैं, आप समझ सकते हैं कि ये मुल्क किस सिमत में जा रहा है। आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए, आप बोलें। अच्छा, अब जरा सिंपल, और वजह यह है कि अब जितने बैसाखियों का सहारा जिनका चाहिए था, जितना को उनको जी, वो अब उनसे यानी अपने बोझ के नीचे खुद दब गए हैं। इन्होंने सहारा लिया साइफर का, इन्होंने सहारा लिया बैरूनी एजेंसियों का, इन्होंने सहारा लिया बाकी लोगों का, वो और सहारा मेन क्या हुआ कि इन्होंने नवाज शरीफ का सहारा ले लिया। नवाज शरीफ तो आपको पता है वो खुद नाअहल है, फिर उसके अलावा पार्टी सदारत नहीं कर सकता, कोई पार्टी का रोल नहीं है। और आज चैनल जो मीडिया कॉन्फ्रेंस हुई है उसके लिए सिर्फ 3 चैनल रह गए उनके पास। आप यहां से अंदाजा लगा लें। दूसरी, आपको पता है कि ये इश्तिहारी है, टीवी चैनल्स पे आ नहीं सकता। अब आगे की जाने की बात ये है, जो मैं देख रहा हूं कि वो बैसाखियां लड़खड़ा गई हैं, और उसका सबूत ये है कि पंजाब के निगरान वजीर आला ने कहा कि वो इलेक्शन करवाएंगे और जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस पर अमल दरामद करेंगे। ये जो कि बुनियादी तौर पर ये तो उनके मुंतखब करता थे ना, ये इलेक्शन कमीशन लेके आया था इनको, और जिस तरह के निगरान हुकूमत पंजाब के अंदर चल रही थी, जिस तरह की धांधली अभी तक चल रही है, वो भी रिकॉर्ड है, ट्रांसफर, पोस्टिंग, सारे मामला अगर उठाकर देखें, ये तो हमारी सुप्रीम कोर्ट है कि उन्होंने इस मामले को बड़े आसान तरीके से। अजहर सिद्दीक साहब, आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई हो सकती है अगर ये हुकूमत, खासतौर पर विफाक,
ये इसके पीछे पड़ जाता है कि हमने इंतखाबात नहीं कराने, या लेते लाल से काम लेता है, या इसको डिले करता है? अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी इंटेलिजेंटली ये सारे मामले को डील किया। पहले तो बात है कि सूबाई निगरान हुकूमतें मौजूद है जिन्होंने इलेक्शन कराना है। वफाकी हुकूमत के 2 इशू थे। जी। वो सेक्रेटरी डिफेंस को बुला लिया था और सेक्रेटरी फाइनेंस को बुला लिया था। सेक्रेटरी फाइनेंस ने पैसे देने हैं और 11 तारीख तक इलेक्शन कमीशन को भी पाबंद कर दिया है। सेक्रेटरी फाइनेंस भी पाबंद हो गया, सेक्रेटरी डिफेंस भी पाबंद हो गया, पैरामिलिट्री फोर्सेज आ गई, रिजर्व फोर्स आ गई। यानी इलेक्शन कमीशन जो हैंडीकैप था 2 चीजों के, वो 2 सहारे इनको मिल गए हैं। और अब अगली बात आ रही है और मैं तैयारी कर रहा हूं उसकी। ये आर्टिकल 6 तो नहीं बनता, लेकिन आर्टिकल 4 और 5 बनता है। और हलफ भी तोड़ा है, इलेक्शन कमीशन ने भी तोड़ा है, गवर्नर पंजाब ने भी तोड़ा है। तो उस पर मैं तैयारी कर रहा हूं। मैं आने वाले दिनों में पिटीशन ला रहा हूं कि आर्टिकल 4, और ये आपको याद होगा कि हमजा शरीफ का जब इलेक्शन था और हलफ लेने के हवाले से जब कहा गया स्पीकर को 30 अप्रैल 2022 को, तो उस वक्त कहा गया कि आर्टिकल 4 और 5 सदर और गवर्नर ने तोड़ा। वो तो मैंने इंट्रा कोर्ट अपील करके उस ऑपरेशन रुकवाया था। और वही प्रिंसिपल जो है वो अब यहाँ पर लगना चाहिए। नहीं लगेगा तो ये लोग बाज नहीं आएंगे। इन लोगों को इनके घरों तक पहुंचाना बड़ा जरूरी है और मौका आ गया है। और कौम ने देखे आज 1997 का वाकया दोहराने की कोशिश की, जिस तरह के बैनर लाए गए, जिस तरह का क्राउड इकट्ठा किया गया, लेकिन कौम जाग रही थी। टॉप ट्रेंड था हैशटैग हम चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं, हम हमारी रेड लाइन है, चीफ जस्टिस हमारी रेड लाइन है। और जुडिशरी के अंदर भी जो तकसीम थी वो भी डिस्पेल हो गई। जो जस्टिस काजी फायजी ने जिस तरह रजिस्ट्रार के नोट पे लेकर रजिस्ट्रार को ट्रांसफर कराने का कोशिश की, हालांकि उनका इख्तियार कोई नहीं था। फिर उसके अलावा जिस तरह के और काम किए गया, उसको नोटिस लेकर तकसीम के कि वो रोक दिया गया। वो 6 मेंबर बेंच ने वो फैसला भी खत्म कर दिया। अब उसको नोटिस देने के लिए मास्टर ऑफ द रोस्टर जो है वो चीफ जस्टिस साहब है। और जो बेंच बनने हैं, बेंच बनाने का इख्तियार भी ये है। तो इस फैसले के साथ, 2 फैसलों के साथ जो नई कानून साजी ला रहे थे वो उसका वजूद भी खत्म हो गया है। वो परेशान अब इसलिए है कि आगे चले गए कैसे, उनके चलने के लिए आगे रास्ता कोई नहीं मिल रहा उनके लिए, और वो परेशान है। और मेरा जहां तक ख्याल है सारी रात सो नहीं सकेंगे और उन्हें समझ नहीं आई कि अब करना क्या है। वेरी राइट। अच्छा सिद्दीक भाई आप साथ रहिएगा। मैं जरा अफजल साहब थोड़ा सा लेट हो गए हैं, लेकिन मैं उनको शामिल करता हूँ। अफजल साहब, इलेक्शन कमीशन की एक कैपेसिटी है कि वो 14 मई को पंजाब के अंदर इंतखाबात करा दे, और एज पर द कोर्ट ऑर्डर्स उनको ये कंप्लायंस करनी है। अगर हुकूमत नहीं फैसिलिटेट करती तब भी सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई हुकूमत इलेक्शन कमीशन को इनकार करे जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाए। ठीक, ये आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं कि हमारी एक मीटिंग हो रही थी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के साथ, खोसो साहब। जी जी। तो उसमें अमेरिकन एम्बेसडर भी आए हुए थे। तो चूंकि मैं इलेक्शन कमीशन का स्पोक्स पर्सन था तो वो मुझे बाई फेस जानते थे। तो उन्होंने उस मीटिंग में कहा कि जी हम तो यहाँ इसलिए बैठे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो कहे हम उनको फैसिलिटेट करें। वल्लाह कोई आज तक, और दूसरी बात ये कि सवालिया निशान ये है कि क्या आज तक इलेक्शन कमीशन ने कोई ख़त भेजा है फाइनेंस को और उन्होंने इनकार किया है? क्या कोई ख़त उन्होंने भेजा है डिफेंस को, क्या रेंजर्स को, क्या एफसी को, क्या पुलिस को? भेजा ही नहीं है। वो कहते हैं इनकार करते हैं। और बात यह है कि ये तो विलिंगनेस की बात है। कैपेसिटी याद रखें कि जिस दिन से असेंबलियां टूटी हैं, जो हमारा एक सेल होता है, एक विंग है इलेक्शन विंग, वो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली वो वर्किंग करना शुरू कर देता है। वल्लाह वो तैयार हैं, ऑटो पे लगा हुआ है, उस पे कोई दूसरी बात नहीं। 45 दिन के अंदर अभी सिर्फ उनके पास एक काम है कि जो उनके पास जो नाम आए हैं उसमें से जो नाम विड्रा करना चाहें वो विड्रा कर लेंगे, बाकी को वो प्रेस में भेज देंगे। और वो कैंडिडेट्स के जो कैंडिडेट्स आएंगे, फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स वो छपने के लिए चली जाएगी। और बाकी कोई तरद्दुद नहीं होता। मुझे आप ये बता दें कि लोग कहते हैं कि इलेक्शन के लिए 10 अरब 20 अरब 30 अरब किस चीज पे खर्च होते हैं? 30 अरब भाई नहीं लगते इतने पैसे यार। अब मैं आपसे बताता हूँ, आपसे पूछता हूँ कि देखें बैलेट बॉक्स एक दफा वन टाइम वो हमें यूएनडीपी ने तोहफतन दिए थे। उसके साथ वो गत्ते के जिस पे हम जाके वो मोहर लगाते हैं, मोहरे भी हमारे पास करोड़ों हैं। अमला भी आप स्कूल से लेते हैं, टीचर्स लेते हैं। अमला हम आपको भी बना सकते हैं, मुझे भी बना सकते हैं। और बाहर के दुनिया में रजाकारी होते हैं, वॉलंटियर 2 होते हैं। तो ये पैसे किधर लगते हैं 20 अरब रुपए? अब यही तो मैं आपके तवज्जुह से आप इलेक्शन कमीशन में थे, आप बताएं ना। हमने तो 2013 का इलेक्शन 2.5-3 अरब रुपए में कराया था यार। तो ये 20 अरब क्यों मांग रहे हैं फिर?
ये तो आपने बड़ा एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। नया पेंडोरा बॉक्स नहीं, ये सही खोला है, इसलिए कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब तशरीफ लाए हैं, उनको पता है कि कैसे पैसे खर्च किए जा सकते हैं। और चूंकि पाकिस्तान के पास उनके ख्याल में बेपनाह खजाने हैं, वल्लाह आज भी आपको तमाम चीजें वॉलंटरीली मिलती हैं। मैंने इलेक्शन कमीशन की तरफ से मैं मुख्तलिफ आर्टिस्टों के पास गया, मैंने कहा यार ना तो हम लक्स साबुन बेचते हैं ना डालडा घी बेचते हैं, हमने लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी है, आप हमारी मदद करें। वो मदद करने को तैयार हो गए। एवरीबडी आई सल्यूट देम। और उन सब ने हमारे साथ फ्री काम किया और अब भी करने को तैयार होंगे, बस आज भी तैयार हैं, तुम कहो तो सही। और एक और चीज, आज मेरे दिल के अंदर एक और ख्वाहिश है कि ये हुकूमत इनकार करे कि हमने नहीं करना, उसके बाद क्या होगा? एक नोटिस आएगा और नोटिस के आगे ये सारे लेट जाएंगे या फना हो जाएंगे। और मैं ये चाहता हूं कि एक दफा फना हो जाएं, इसलिए कि आर्टिकल 6 बने हुए सन 73 से अब तक कभी किसी के ऊपर इस्तेमाल किसी एक के ऊपर हो ही जाए इस दफा। वेरी राइट। अच्छा फैसल चौधरी साहब, ये अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक स्टेटमेंट देते हैं, इसके ऊपर आपका कोई कमेंट चाहिए होगा। अगर पार्लियामान में आमरीत तस्लीम नहीं करते तो अदालत में भी आमरीत को तस्लीम नहीं करेंगे। ये वो साहब कह रहे हैं जिनकी अपनी पार्टी के अंदर पिछले 40 साल से दौरे आमरीत चल रहा है, मतलब उनकी खानदान के अंदर में से किसी और को मौका नहीं मिला है सवाए जरदारी साहब, बिलावल साहब। तो इसके ऊपर कमेंट करना चाहेंगे आप बतौर वकील? और उन्होंने ये भी कहा कि अगर फुल बेंच ना बना तो मार्शल लॉ लग जाएगा। हाँ जी, ये भी कहा। उस पे मुबशर जैदी बड़े मशहूर साफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि मैं घर से बड़े लड़के बुला के लाऊंगा। तो इशू ये है कि बिलावल जरदारी हैं, भुट्टो तो है नहीं। और अफसोस इस बात का है कि भुट्टो का नज़रिया जरदारी की औलाद ने दफन कर दिया। उसकी माँ एक अजीम औरत थी, उसका नाना एक अजीम आदमी था, उन दोनों के नज़रियात को दफन कर दिया। और आज ये बाप बेटा जो है, ये अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इसने तो कभी खुद काम किया नहीं है, ना पॉलिटिकल वर्कर है, ये तो ऊपर से पैराशूट हुआ हुआ है, तो ये किसकी गोद में बैठे हुए हैं? ये आमरीत के, ये तो अपनी वालदा के जो बदतरीन मुखालिफ हैं उनकी गोदों में जाके बैठ गए, जिन्होंने इनकी वालदा को क्या क्या लकब नहीं दिया। गैरत का एक कतरा भी हो तो कोई शख्स ऐसे लोगों से नहीं मिलाता जिसने आपकी वालदा को गाली दी। और इन्होंने क्या क्या नहीं किया, ये उनकी गोद में बैठ गए हैं। और ये बात करते हैं अमरीत जमहूरियत की, इनको पता ही नहीं है, इन्होंने कभी ज़िंदगी में काम ही नहीं किया है। किसी तंजीम के सरबराह रहे हैं, मोहल्ले लेवल पे किसी पॉलिटिकल कमेटी की सरबराही की है? नहीं की। अबू के बेटे थे, आ गए। ये इस तरह से आते हैं। इसी तरह वो जो दूसरी है बगौड़ा नवाज शरीफ की बेटी, वो भी कभी उन्होंने सियासत नहीं की। ये समझते हैं हमें अपना सब्जेक्ट, यानी हम उनके मातहत लोग हैं, वो हमारे और आपके किसी हक को तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है। वो सिर्फ अपना हक के हुक्मरानी तस्लीम करते हैं। हमें महकूम समझा जाता है। और ये कहते हैं कि या हम पीपल्स पार्टी वाले करेंगे या नून लीग वाले करेंगे। जनाब फैसल चौधरी साहब, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। मुझे आपका बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो आपने दे दिया। फैसल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अफजल खान साहब आप थोड़ा सा लेट तशरीफ लाए, लेकिन आपकी कमी अब पूरी हो गई, आपने ये बड़ा पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब ने भी बड़ी कानूनी जिम्मेदारी के साथ 2-3 बातें कही, उनका भी बहुत शुक्रिया। ख्वातीन हज़रात, एक बड़ा फैसला आ चुका है। देखना यह है कि आने वाले वक्त में मैं ना मानूँ की जो रट है वो लगी रहती है या हुकूमत हाथ खड़े कर देती है। लेकिन ये हमारे पास खबर है कि जिन्होंने बेसकियाँ खींचनी थी उन्होंने खींच दी हैं। आज की नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को जा दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं, वो केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस,
सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।